Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is Baike Rastogi. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन टॉपिक में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे और हमने आपको डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बता दिया था। आज हम लोग ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। ब्रिटल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो बिना किसी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के फेल कर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको चौक का एग्जांपल दिया था कि अगर हम चौक की स्टिक को खींचते हैं या उसे दबाते हैं, ठीक है, चाहे आप उसे खींचिए चाहे आप उसे दबाइए, दोनों ही केसेस में बिना उसमें कोई एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन जो अपीयर हो, जो आपको अपीयर हो सके, ठीक है, तो बिना किसी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के आपको जो मटेरियल फेल कर जाते हैं उन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आज का पहला टॉपिक है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये हम सेकंड जो मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो हेड्स में डिवाइड कर दिया गया था, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया था। एक डक्टाइल मटेरियल्स और एक ब्रिटल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं जिनके वायर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो वायर्स ड्रॉ तो यहाँ पे नहीं करने। ब्रिटल मटेरियल के पढ़ रहे हैं। ब्रिटल मटेरियल वे होते हैं जिनमें किसी भी तरह का एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन हुए बिना वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये आज हम लोग करने वाले हैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल्स। और इन ब्रिटल मटेरियल्स में जो प्रॉपर्टी शो होती है वो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्रिटलनेस की। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये सिग्मा हो जाएगा और स्ट्रेन आपका ये एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे डक्टाइल मटेरियल हो और चाहे ब्रिटल मटेरियल हो, दोनों ही मटेरियल्स के केस में जो आपका कर्व स्टार्ट होता है, जो कर्व स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्योंकि जब स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, मतलब आपने उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है, तो स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो कर्व आपका जो स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यूज क्या है, जीरो है। ठीक है, अब यहां से हम जो कर्व बनाएंगे, सबसे पहले तो आप दो लिमिट्स होती हैं, एक तो ये लिमिट हो गई और उसके बाद में दूसरी लिमिट ये हो गई। बस यहाँ पर दो ही पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट जो है वो आपका कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और बी पॉइंट जो है वो कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, वो कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ए पॉइंट जो है उसे हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समटाइम्स इसी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी नैलिटी। और इस लिमिट में जो है प्रोपोर्शनैलिटी, इस लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस लिमिट में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो बी पॉइंट होता है, यही पॉइंट आपका कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, ये कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। तो आप देख रहे हैं ए से और बी के बीच में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए, ये इतना डिफॉर्मेशन हो रहा है और वो क्या कर जा रहा है, फेल कर जा रहा है। मटेरियल क्या कर जा रहा है, फेल कर जा रहा है। तो ये बिना किसी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशंस के जो मटेरियल्स फेल कर जाते हैं उन मटेरियल्स को ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। और ब्रिटल मटेरियल्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से प्राप्त होता है थ्रू द एक्सपेरिमेंट, वो ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें मुझे बतानी है। पहले मैं ये थोड़ा सा हटा रहा हूँ जो मैंने अभी ये आपको बताया, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगा। चलिए इरेजर ले लेता हूँ छोटी सी करके।
चलिए, अभी क्या है कि जैसे जैसे देखिए ब्रिटिल मटेरियल्स होते हैं, तो ब्रिटिल मटेरियल्स जो होते हैं वो कार्बन के परसेंटेज से किस उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिल मेटल्स कहलाते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, तो कास्ट आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 2 से 4.5% के बीच में होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे लो कार्बन स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील हो गया। तो ब्रिटलनेस जो है वो सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। ब्रिटलनेस किस पे डिपेंड करता है, ब्रिटलनेस किस पे डिपेंड करता है, ब्रिटलनेस डिपेंड करता है, ब्रिटलनेस 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 किस पे डिपेंड करता है, ब्रिटलनेस डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है ब्रिटलनेस। जिस मटेरियल में जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना ही ब्रिटिल माना जाएगा, और जिसमें जितना कम कार्बन होगा वो उतना ही कम ब्रिटिल होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, कार्बन का परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या होता है कि उसमें ब्रिटलनेस का बढ़ना, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ब्रिटलनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रिटलनेस बढ़ेगी ये कर्व जो होगा और सीधा होता चला जाएगा, और क्या होता चला जाएगा, सीधा होता चला जाएगा। तो मतलब अगर मैं इस तरफ एक और कर्व बना दूं, या इसके इधर भी एक और कर्व बना दूं, और इस तरफ भी कुछ कर्व बना दूं इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने जैसे कई सारे कर्व बना दिए, तो मैं लिख सकता हूं कि इस तरफ से इस तरफ जाने में ब्रिटलनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो दिस इज द ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस इंक्रीजेस। इससे इस तरफ जाओगे ना आप, तो ब्रिटलनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अभी आपसे जैसे इस तरीके का क्वेश्चन प्री में बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको दो कर्व दे देगा। सपोज करो एक कर्व ये दे दिया और एक कर्व ये दे दिया, या कोई भी दो कर्व दे दिए, और पूछ रहा है कि बताओ इनमें से ज्यादा ब्रिटिल मटेरियल कौन सा है, ठीक है, या बताओ ज्यादा ब्रिटिल मटेरियल के लिए कौन सा कर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो आप ये समझिए कि जो वाई एक्सिस से जितना क्लोज होगा, जो भी कर्व वाई एक्सिस से जितना क्लोज होगा उसका ब्रिटलनेस ना उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप एक दिमाग में रखिएगा, अपने नोट्स में कहीं पर लिख लीजिएगा कि जैसे जैसे कर्व जो है ना वो वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेस है। तो जैसे जैसे कर्व जो है ना वो स्ट्रेस के पास होता चला जाएगा, मटेरियल की जो ब्रिटलनेस है ना वो बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये दूर होगा तो ब्रिटलनेस क्या होगी, कम होगी। मतलब इस तरफ से इधर आओगे ना तो ब्रिटलनेस क्या होगी, कम हो जाएगी, और एक समय ब्रिटलनेस कम हो जाएगी तो फिर क्या बन जाएगा, डक्टाइल मटेरियल बन जाएगा। क्योंकि मटेरियल को तो हम लोगों ने दो ही पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ब्रिटिल मटेरियल्स और डक्टाइल मटेरियल्स। तो जैसे जैसे ब्रिटलनेस कम होता है वैसे वैसे डक्टिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको वही वाला कर्व मिल जाएगा जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो वो होता है किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स वाला एक 6 पॉइंट्स होते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। ये 6 पॉइंट होते हैं। सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप प्लीज पहले जाकर उसको पढ़िए और बाद में ये वाला पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है, ठीक है, तो ये आगे कंटिन्यूड है, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो हमने दोनों तरह के मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लिया, और ये डायग्राम आपको एक्सपेरिमेंटली मिलता है। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है ना वो आपको एक्सपेरिमेंटली मिलता है, और किस मशीन से मिलता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से मिलता है। किस मशीन से मिलता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो है वो उसके ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड, तो ऐसा ही मशीन है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो उसमें
कई सारे टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे बेंडिंग टेस्ट कर सकते हैं आप, टॉर्सन टेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप जो है टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द सिंगल मशीन एंड दैट्स व्हाई दिस मशीन इज नोन एज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. क्लियर होगा? एक बार कमेंट बॉक्स में ओके जरा टाइप करिए अगर आपको दोनों ही डायग्राम समझ में आए, और अगर आप प्रीवियस डायग्राम में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए आप कमेंट करिए. एक बार कमेंट बॉक्स में ना ओके टाइप कर दीजिए, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के दोनों ही ग्राफ जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, वो आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है. फिर हम आगे का टॉपिक लेंगे. नोट्स आपके पास में हैं, जो हैंड रिटन नोट्स आपके अपलोड किए गए हैं उसमें सारे ही नोट्स हैं, तो आप उसको जो है एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा. जो लिखने वाली चीजें, जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई हैं, वो सब आपकी वहाँ पे लिखी हुई हैं. ठीक है, तो उसके बारे में आप वहाँ पे देख लीजिएगा. ठीक है, आपका आगे का जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं. ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ इलास्टिसिटी क्या होती है. इलास्टिसिटी जो होती है, that is a property of material, that is a property of material, this is a property of material. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी के द्वारा अगर आप मटेरियल को सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेस्ड करते हैं और उसके बाद में आप उसके ऊपर से लोड हटा लेते हैं, ठीक है, तो मटेरियल जो है अपने उसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन आया है वो डिफॉर्मेशन उसका क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में लौट जाती है. ठीक है, तो ऐसी ये जो पदार्थ का गुण होता है, ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? सो दिस प्रॉपर्टी शोज when a load is removed from the material, all the deformation caused by the load will disappear, वो खत्म हो जाते हैं, and body returns या regains its original shape and size. बॉडी जो है वो अपनी प्रीवियस जो भी उसका आकार और आकृति होती है उसको वापस क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है, वापस प्राप्त कर लेती है. तो ये जो पदार्थ का गुण होता है, ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसमें बहुत सारा एक थोड़ा सा जो है ना, इसमें एक कंफ्यूजन का भी पॉइंट रहता है, कंफ्यूजन का भी पॉइंट रहता है. तो उस पॉइंट को भी हम लोग देख लेंगे कि क्या कंफ्यूजन रहता है, और मैं आपको क्वेश्चन में उसका जो कंफ्यूजन है वो आज दूर करवाऊंगा. ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए. हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, तो एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. सो विद इन द लिमिट ऑफ proportionality within the limit of proportionality stress is directly proportional to strain. स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो ये आपका है. और इसमें जो कंफ्यूजन का पॉइंट होता है वो ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू. ठीक है, कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, किस लिमिट तक वैलिड है. तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दी गई है. ठीक है, तो उसमें लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी दिया जाता है.
तो अगर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दिया गया है, तो उस केस में हम लोग लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दोनों दिया गया है, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही टिक करेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तब आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात है। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आप सिंपली लिखेंगे कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए 12th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड, सॉरी 11th 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि वहां पे हमको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें हुक्स लॉ पढ़ाया जाता है। तो जब हमें हुक्स लॉ पढ़ाया जाता है तो वहां पर सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, क्योंकि वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हमें पता नहीं चल पाती है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आपको कहां पे मिली, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मिली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। और वो भी कब, जब हम लोगों ने यूटीएम पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इंटर कॉलेजेस में तो यूटीएम होती नहीं है जहां पे परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो वहां पर ये जो फिजिक्स वगैरह की जो बुक्स होती है वहां पे लिखा होता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है ना। दैट विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट अभी हमारे लिए ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों ने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पढ़ रखा है, तो इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सही करना चाहता हूँ इसको, ये मैं हटा देता हूँ। मैं अभी सिंबल का कोई यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैं दोनों टाइप के जो स्ट्रेसेस हैं उनको यूज करूंगा। अब यहां पर आ जाता है, ये तो हो गया हुक्स लॉ, दैट विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर देखिए यहाँ पे मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना, अगर इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी दोनों दिया हो तो ये टिक करेंगे, ठीक है, ये नहीं लगाएंगे। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दिया हुआ है तो उस केस में फिर आप नन ऑफ दीज मत लगाइएगा, फिर आप इलास्टिसिटी वाली लिमिट का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था हुक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर हम लोग इसको यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन मैं ना ई यूज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ई का यूज करता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग मतलब कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सोम में जो है ना पूरा ई लेके चलूंगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। अब ये क्या है, ये कहां से आता है, ये कहां से आता है, तो ये आता है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द रेशियो ऑफ normal stress to normal strain is a constant and that constant is known as modulus of elasticity। तो अगर हम लोग हुक्स लॉ लगाएं किस पे, नॉर्मल स्ट्रेस पे, ठीक है। तो पहले तो आप डिफिनीशन हम लोग बाद में भी देखेंगे, हम लोग लिखते हैं अप्लाइंग, अप्लाइंग हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ऑन नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन के ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दैट इज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर आप क्या करोगे ना, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट लगाओगे, क्या लगाओगे, कांस्टेंट, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन। तो यहां से आप देखोगे कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यही बात क्या है, ये बात को डेफिनेशन में कहा गया है, इस बात को डेफिनेशन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हुक्स लॉ कहां पे एप्लीकेबल है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, उसके बियॉन्ड हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो वो कह रहा है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस to normal strain is a constant, is a constant and that constant is known as modulus of elasticity। तो ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को क्या कहा गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी कांस्टेंट को कहा गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो यहां से आप देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, अगर आप यूनिट की बात करोगे ना, तो यूनिट की बात करोगे तो यूनिट ऑफ सिग्मा, भाई यूनिट ऑफ ई क्या होगी बताइए, यूनिट ऑफ ई दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ सिग्मा, यूनिट ऑफ सिग्मा नीचे क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। लेकिन आपको पता है ना कि एप्सिलॉन जो है, स्ट्रेन जो है वो कैसा होता है, वो यूनिट लेस होता है। कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। कल हम लोगों ने काफी बात की थी इसके बारे में। तो यहाँ पे तो कोई यूनिट होनी नहीं है, इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, ठीक है, नो यूनिट। तो यूनिट ऑफ ई किसकी यूनिट के बराबर हो जाएगी, यूनिट ऑफ सिग्मा की यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो जो भी आपको सिग्मा की मैंने यूनिट्स बताई हैं, जो भी मैंने स्ट्रेस की आपको यूनिट्स बताई हैं, वही यूनिट सारी किसकी हो जाएंगी, वही यूनिट सारी यंग्स मॉडुलस की हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल, पास्कल, किलो पास्कल, ये सारी यूनिट्स, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, वो सारी यूनिट्स जो है वो आपकी किसकी हो जाएंगी, ई की यूनिट्स हो जाएंगी। दैट मीन्स कि ई विल एंजॉय द सेम यूनिट एज सिग्मा, मतलब ई की वही यूनिट्स होंगी जो किसकी होंगी, सिग्मा की यूनिट्स होंगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बहुत आराम से देखिए। देखिए वो कहता है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट जो है कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को मैं जो है वो जी से लिखना पसंद करता हूं, बाकी कहीं कहीं सी से भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, तो मैं जो है वो कंफर्टेबल रहता हूं जी के साथ में। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तो एक बार इसको भी समझ लीजिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। आराम से देखिएगा, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब भी मैं विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलूंगा ना, तो आपको क्या लगेगा कि मैं हुक्स लॉ की बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं हुक्स लॉ की बात कर रहा हूं। विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए, अब आप शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के ऊपर आप हुक्स लॉ अप्लाई करिए। तो अप्लाइंग हुक्स लॉ, अप्लाइंग हुक्स लॉ, या एज पर हुक्स लॉ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वो कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेस जो होगा, शियर स्ट्रेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। देखिए हुक्स लॉ में आपको सिर्फ यही कहा गया ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल स्ट्रेन के। शियर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या होगा, शियर स्ट्रेस को हम लोग किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। शियर स्ट्रेन को हम लोग किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको भी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो दिस इज ए कांस्टेंट इनटू फाई। अभी आप फाई को इस तरफ ले आइए, तो टाउ अपॉन फाई दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यही तो डेफिनेशन में कह रहा था विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यही क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाता है। दैट मीन्स कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग जी क्या लिख सकते हैं, टाउ अपॉन फाई। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ अपॉन फाई। यूनिट की बात करेंगे कि जी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ जी दैट इज मॉडुलस, दैट इज यूनिट ऑफ टाउ, यूनिट ऑफ टाउ अपॉन यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ फाई। तो इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, नो यूनिट, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। तो यूनिट किसकी हो जाएगी, यूनिट ऑफ जी बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ टाउ, स्ट्रेस की यूनिट के बराबर होता है। मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी वही यूनिट होगी जो शियर स्ट्रेस की यूनिट होगी। तो स्ट्रेस की तो यूनिट वही रहती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, ये सारी यूनिट्स रहती हैं। तो सेम यूनिट किसकी हो जाएगी, जी की। तो अगर हम देखें इस चैप्टर में सेम यूनिट वाले कौन कौन से हो गए, सिग्मा हो गया, टाउ हो गया, ई हो गया, जी, ये सारे क्या हो गए, सेम यूनिट। इनकी यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, सो क्लियर है, नहीं क्लियर है आपको? एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए अगर आपको क्लियर है। एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए अगर आपको क्लियर हो रहा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बोलता है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक और नाम है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं शियर मॉडुलस, उसको हम लोग कह सकते हैं शियर मॉडुलस। ठीक है, तो एक नाम और है, यहाँ पे लिख देता हूं, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, एक नोट है आप लोगों के लिए, और वो नोट ये है कि शियर स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स कि E एंड G आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, E एंड G आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अच्छा ये बताइए कि इससे आप लोग क्या समझते हैं, जब मैं ये लिख देता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सर ने बता दिया हमें? कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या, बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से मतलब आप क्या समझते हैं। भाई मैं बार बार लिख देता हूँ, कहीं कहीं पे बोल देता हूँ कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, मतलब हम क्या समझे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्या है? कुछ कोई भी आइडिया हो तो आप ना लिख सकते हैं, आइडिया आप लिख के भेजिए, कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई आइडिया है आपको कि क्या हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि इट डिपेंड्स, द वैल्यू ऑफ ई एंड जी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर आप मटेरियल बदल दोगे, अगर आप मटेरियल बदल दोगे तो ई और जी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर सेम मटेरियल लोगे, अगर आप मटेरियल क्या करोगे, सेम लोगे, तो सेम मटेरियल लोगे तो ई और जी क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। ई और जी बदलने वाले नहीं है। अगर आपने दो अलग अलग ब्लॉक्स लिए हैं, दो अलग अलग बॉडीज लिए, और दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर की हैं या दोनों स्टील की हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों का ई और जी क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ओनली, वो किसी और चीज के ऊपर नहीं डिपेंड करते। ये नहीं कि उनके ऊपर कितना लोड लग रहा है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना स्ट्रेन आ रहा है, इन सब चीजों के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। अभी आपने पीछे देखा भी होगा कि ये सब क्या है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द कॉन्स्टेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, जो चीज फिक्स होती है वही प्रॉपर्टी होती है। अगर हम आज की डेट में, अगर हम आज की डेट में आपके सामने एक शब्द लें, एक शब्द अगर मैं लूं और उस शब्द से आप उस व्यक्ति तक पहुंच जाएं, तो वो उसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा धर्मराज, तो आपने कहा युधिष्ठिर, तो ये धर्मराज क्या हो गया, धर्मराज क्या हो गया, युधिष्ठिर। मतलब हमने तो नहीं युधिष्ठिर बोला, आप ही ने बोला ना युधिष्ठिर, मैंने सिर्फ धर्मराज बोला था और आपने बोल दिया। मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आपने कहा अर्जुन। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गया, मतलब बढ़िया धनुष चलाने वाला, धनुष तीर की अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति कौन है, अर्जुन। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो फिक्स क्वांटिटीज होती है, कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है। तो जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वो प्रॉपर्टी होती हैं। जो भी चीज कांस्टेंट होगी वो प्रॉपर्टी होगी। आप अपने अंदर कोई एक चीज कांस्टेंट करके देखिए, आपका गुण बन जाएगा। आप
उससे पहचाने जाएंगे, आप उससे क्या किए जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बहुत सोशल होते हैं, ठीक है, छोटी जगह पर अक्सर लोग पहचान लेते हैं, छोटी जगह पे बड़ी जगहों पर थोड़ा सा कम पहचानते हैं, लेकिन छोटी जगह जैसे गांव वगैरह हो, है ना। अब थोड़ा सा निगेटिव सेंस में बात कर रहा हूं ना, लेकिन आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। जैसे गांव है, खास सबसे बड़ा नशेड़ी है ना, तो मतलब किसी का नाम ले लिया जाएगा, है क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशा करता है, ठीक है, तो उसका नाम ले लिया जाएगा, अरे वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। और आप देखो ना, वो प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, कम ज्यादा नहीं हो रही, फिक्स है, दिन भर पड़ा ही रहेगा नशे में, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा ब्लैक सेंस में, ग्रे सेंस में ये चीज आ जाती है, रॉन्ग सेंस में आ जाती है, बट है तो प्रॉपर्टी, जो चीज फिक्स है वो है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप देखिए, चाहे ई हो चाहे जी हो, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और जो चीज कांस्टेंट होती है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी। और किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल पे डिपेंड करने का मतलब ये होता है, अगर आप मटेरियल बदलोगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है elongation in a bar of uniform cross section। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बार में कितना इलोंगेशन हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ जाइए, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे हाथ में ये मार्कर है, इस बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का मार्कर है, ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस हो गई, दिस इज द एक्सिस। और अगर एक्सिस के नॉर्मल चाकू रखा जाए, ठीक है, और इसको कट कर दिया जाए, तो कट करने के बाद में अंदर का जो हिस्सा मेरे को दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है नॉर्मल, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री या नॉर्मल। तो और सेक्शन का मतलब है कि अगर हमने इसको 90 डिग्री पर कट किया है, या नॉर्मली हमने इसको कट किया है, इसकी एक्सिस के नॉर्मल हमने इसको कट किया है, तो जो अंदर एरिया दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है क्रॉस सेक्शन। उसको क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन कहेंगे। ठीक है, सो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हो गया। अच्छा, ये जो आपका मार्कर है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है, इधर पतला है, फिर धीरे धीरे आगे मोटा होता गया, फिर इधर से पतला होना शुरू किया, यहाँ पे टिप आ गई तो और पतला हो गया, तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे आप व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर ले लीजिए, तो वो आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हम लोग बार ले रहे हैं, ये हमने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार लिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन अभी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है, एक लोड लगाया है P, ये है क्रॉस सेक्शन, ये इसका, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो क्या है, L है। इसकी इनिशियल लेंथ जो है वो L है। और जब आपने इसके ऊपर लोड लगा के इसको स्ट्रेस्ड कर दिया, तो हम लोगों ने जो स्ट्रेस किया है वो हमेशा विद इन द इलास्टिक लिमिट ही किया है। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट किया है। तो इलास्टिक लिमिट में अगर आप इसको स्ट्रेस्ड कर देंगे तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, तो सपोज करिए कि प्रीवियस लंबाई कितनी थी L, और बाद में लंबाई बढ़ के कितनी हो गई है, L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक बार है, और इसमें कितना इलोंगेशन हो रहा है, तो इलोंगेशन का मतलब है डेल्टा L। इलोंगेशन का मतलब क्या है, डेल्टा L, इलोंगेशन, ठीक है, तो हमें बताना है कि डेल्टा L कितना होगा, डेल्टा L कितना होगा। तो देखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट या विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस वाला, ये फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, तो यही बस फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब देखो, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है P अपान A। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। कभी भूलिएगा नहीं, आप कुछ भी मत सीखिएगा मुझसे, बस खाली एक डिफिनीशन सीख लीजिएगा कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन।
ठीक है, यही ध्यान रखिएगा बस खाली। और ये आपका हो गया, ठीक है। विद इन द इलास्टिक लिमिट इंटरनल रेजिस्टेंस अप्लाइड लोड के बराबर होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L, दैट इज अ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पीछे वाले लेक्चर्स में जाके देख लीजिए इसके लिए। तो ये सारी वैल्यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा का मतलब P अपॉन A, है ना, और एप्सिलॉन का मतलब डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, तो डेल्टा L को इधर भेजेंगे और E को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब मैं इसे 5 स्टार देना चाहूंगा। ठीक है, आप 2-4 और स्टार अपनी तरफ से दे दो कि सर ने 5 स्टार दिया है, तो मैं भी 2-4 स्टार दे ही दूंगा इसे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपकी जबान पे होना चाहिए, डेल्टा L इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE। किसके लिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की कोई भी अगर बॉडी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी को इलास्टिक लिमिट तक अगर इलोंगेट किया जाएगा, स्ट्रेस्ड किया जाएगा, तो उसमें जो होने वाला इलोंगेशन होगा वो होगा PL अपॉन AE, वो हो जाएगा PL अपॉन AE। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। बहुत ही, देखिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फार्मूला हम लोगों ने अभी पीछे निकाला। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला जो है वो भी हम लोगों ने पीछे निकाला था। ठीक है, तो सेम फार्मूले से सिग्मा अपॉन ई, बस किसकी वैल्यू डाली, सिग्मा की वैल्यू डाली, एप्सिलॉन की वैल्यू डाली, और दोनों की वैल्यू डालने के बाद में यहाँ से डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया, और डेल्टा एल क्या आ गया, PL अपॉन AE। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, एक टॉपिक का आज और डेरिवेशन करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को क्या कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक है इलोंगेशन इन ए बार ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन। इलोंगेशन, इलोंगेशन इन ए बार ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन, वैरिंग क्रॉस सेक्शन। वैरिंग क्रॉस सेक्शन का जो बार है, वैरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब बदलता हुआ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आप देखिए एक तो क्रॉस सेक्शन ये, फिर उसके बाद में एक क्रॉस सेक्शन ये, फिर एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो आप देखिए ना, तीनों का क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग अलग। तीनों का क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, सबकी मैं अलग अलग लिख देता हूं। ये आपका A1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, L1 इसकी लेंथ हो गई, और E1 इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। तो इधर लोड P लगाया, तो इधर भी लोड क्या लगाएंगे, P। इसका एरिया कितना है, A2, लेंथ कितनी है, L2, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2। इसका एरिया A3, लेंथ L3, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E3। क्लियर है ना? तो क्या करेंगे ना, एक बार सबको अलग अलग करके देख लेते हैं, अलग अलग कर लो सबको। ठीक है, तो इसको मैंने अलग किया, ये दूसरा वाला है, इसको अलग कर लिया, ये तीसरा वाला है, इसको अलग कर लिया। ठीक है, वो थोड़ा सा बोर्ड में जगह नीचे नहीं है ना, चाहे तो अच्छा ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं है जगह। ठीक है, याद कर लिया। ठीक, तो ये थोड़ा सा चौड़ा है, तो चौड़ा दिखना भी चाहिए। ये मैंने कर लिया। अच्छा बताओ, ये कौन सा है, ए है, ये कौन सा है, बी है, ये कौन सा है, सी है। लोड कहाँ लग रहा है, पी लोड यहाँ पे लग रहा है, और कहाँ लग रहा है, पी लोड इस वाले फेस पे लग रहा है। अच्छा ये बताओ, इसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, इसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए। अगर पी इधर लग रहा है तो पी इधर भी क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। और अगर ये P यहां लग रहा है तो यहां भी क्या होना चाहिए, P लगना चाहिए। अब देखो ये वाला सेक्शन, यहां पे देखो, इधर से P लग रहा है, इस तरफ से P लग रहा है। ठीक है, इधर से C वाले फेस पे P लग रहा है इधर की तरफ, तो B वाले फेस से भी P लगना चाहिए, तभी तो इस वाले फेस पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है। यहां तो नहीं दिखाया जा रहा कि कोई भी लोड लग रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी कोई लोड नहीं लग रहा है। तो आप देखेंगे ना, ये वाला फेस, ये वाला फेस, तो इस पे देखेंगे, मैं व्हाइट करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको हो सकता ना दिख रहा हो, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये तो कॉमन है ना, ये वाला, ये। ठीक है, तो इस पे P इधर लग रहा है, इस पे P इधर लग रहा है, तो P और P एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए इस फेस पर कोई भी लोड दिखाया नहीं गया है। इसी तरीके से यहां पर और यहां पर, ये कौन से दोनों फेस है, ये वाला कॉमन फेस हो गया इनका, तो इधर से P लग रहा है, इधर से P लग रहा है, तो दोनों क्या हो गए। अब आप बताओ
कि ये प्रॉब्लम जो है ना पीछे वाली प्रॉब्लम की तरीके से हो गई, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली। प्रॉब्लम कौन सी थी? वेरिंग क्रॉस सेक्शन की। कौन सी प्रॉब्लम थी? वेरिंग क्रॉस सेक्शन की। अभी क्या बदल के आ गई? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। तो सपोज करो कि यहां पर जो इलॉन्गेशन हो रहा है वो डेल्टा L1 हो रहा है, यहाँ पे इलॉन्गेशन डेल्टा L2 हो रहा है, और यहाँ पे इलॉन्गेशन डेल्टा L3 हो रहा है। तो टोटल इलॉन्गेशन क्या होगा? तो टोटल इलॉन्गेशन मेरे को बताओ ना, सभी की लंबाइयां बढ़ी तो रही हैं, सभी में टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा हुआ है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा होगा? टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है? लेंथ में वृद्धि होती है। टेंसाइल स्ट्रेस की डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि लेंथ में क्या होती है? वृद्धि होती है, लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। तो डेल्टा L विल बी इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। बताओ इसका डेल्टा L1 क्या होता है? तो ये हो जाएगा P L1 अपान A1 E1। अभी फॉर्मूला लास्ट में डराइव किया है, ये देखिए, P L अपान A E। तो L A और E सबका अलग अलग है, P सभी के लिए क्या है? कॉमन है। P सभी के लिए क्या है? कॉमन है, तो P तो कॉमन रहेगा। ये हो जाएगा P L2 अपान A2 E2, और ये हो जाएगा P L3 अपान A3 E3। तो यही आपका फार्मूला बन जाएगा डेल्टा L का, इलोंगेशन ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब अगर कहीं से आपसे ये कह दिया जाए, अगर कोई आपसे ये कह दे कि जितने भी बार्स हैं वो एक ही मटेरियल के बने हैं, मतलब ए बी और सी एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, एक ही मटेरियल के हैं, तो उस केस में E1 बराबर E2 बराबर E3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E। भाई अगर एक ही मटेरियल के हैं तो उनका अलग अलग तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी है और मटेरियल एक ही है तो सभी का ई क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डेल्टा L इज इक्वल टू, तो ये यहां से P कॉमन ले सकते हैं और नीचे से ये E कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा P अपान E, ब्रैकेट में आ जाएगा L1 अपान A1 प्लस L2 अपान A2 प्लस L3 अपान A3। न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं इस पे, ये आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको क्या पढ़ना था? इलॉन्गेशन इन ए बार ऑफ बेयरिंग क्रॉस सेक्शन। तो बेयरिंग क्रॉस सेक्शन का बार था, तीन टुकड़े अलग अलग क्रॉस सेक्शन के थे जो आपस में जुड़े हुए थे, और इन पे क्या लग रहा था? पी फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग वो था, एरिया अलग था, लेंथ अलग था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग था। हमने क्या किया? तीनों को अलग अलग कर लिया। जब तीनों को अलग अलग कर लिया तो इस वाले फेस पे पी लगा है, इस वाले फेस पे पी लगा हुआ है, तो लगा दिया। अब अगर बताओ ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या है? इधर से अगर पी लग रहा है तो इधर से भी पी लगना चाहिए, तभी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। और जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तभी स्ट्रेस लगेगा और तभी स्ट्रेन डेवलप होगा, अदरवाइज डेवलप ही नहीं होगा। डेल्टा L1 जो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम मिला है, इसको भी सेम स्टैटिक इक्विलिब्रियम मिला है। अब इस वाले फेस पे तो कोई लोड यहाँ दिख ही नहीं रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे पी आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर पी लगाया और इधर पी लगाया। तो आप देखेंगे तीनों में टेंसाइल नेचर का फोर्स आ गया, मतलब तीनों में लंबाइयां क्या होने वाली हैं? बढ़ने वाली हैं। तो जब लंबाइयां बढ़ने वाली हैं तो सभी की लंबाइयों में जो होने वाली वृद्धि है उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया? टोटल इलॉन्गेशन। क्या मिल जाएगा? टोटल इलॉन्गेशन। तो टोटल इलॉन्गेशन क्या होगा? PL1 अपान A1 E1 प्लस PL2 अपान A2 E2 प्लस PL3 अपान A3 E3। चाहते तो P पहले ही कॉमन ले लेते, ठीक है, लेकिन अब अगर तीनों का मटेरियल एक ही हो जाए, ठीक है, तो E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E। अब कॉमन ले लिया, P ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से E कॉमन ले लिया, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए? बराबर है ना। किसके बराबर है? E के बराबर है, तो P अपान E कॉमन ले लिया और ये वाला फॉर्मूला आ गया आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। कल की क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे टेपर्ड सेक्शंस के लिए। अभी तो आज हम लोग ना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला पढ़ रहे थे, कल हम लोग टेपर्ड क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेपर्ड में दो केसेस हैं, एक टेपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन है और एक टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये चैप्टर जो है वो आपका क्या हो जाने वाला है? एंड हो जाने वाला है। ठीक है, इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, लेकिन जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं
वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर होंगी। ठीक है, तो यूट्यूब पर लाइव क्लास लेंगे वहां पे और वहां पे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ऐप पे नहीं होंगी, वो क्लासेज आपकी यूट्यूब पर होंगी। अच्छा, कल के लिए भी एक इंफॉर्मेशन ये है कि कल भी आपका जो 3:15 वाला लेक्चर है वो रात के 9:30 बजे होगा और वो मैं लूंगा। ओझा सर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन है, तो इसलिए ओझा सर अभी क्लास नहीं ले रहे हैं। 7:30 की क्लास संजय सर लेंगे और 9:30 की क्लास लूंगा मैं। ठीक है, तो मतलब कल और मंडे के लिए, इन 2 दिनों के लिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 3:15 की जो आपकी क्लास है वो 9:30 पर होने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।